फाल्गुन माह की पूर्णिमा की रात थी। युवा वसंत हर जगह आम के फूलों की खुशबू से भरी अपनी हवा भेज रहा था। एक अथक पपिया, बंगाल के सबसे मधुर गीतकारों में से एक। एंग्लो इंडियन लेखकों ने इसे मस्तिष्क बुखार पक्षी का उपनाम दिया है, जो सरासर अपमानजनक है कि मधुर स्वर एक पुराने लीची के पेड़ के घने पत्ते के भीतर छिपे हुए हैं। एक टैंक का किनारा मुखर्जी परिवार के शयन कक्ष में घुस गया। वहां हेमंत ने अब बेचैनी से अपनी पत्नी के बालों का एक गुच्छा अपनी उंगली के चारों ओर घुमाया। अब उसकी कलाई पर तब तक घुंघरू से वार किया जब तक कि वो झंकृत न हो गया। अब उसके सिर के चारों ओर फूलों की माला खींच ली और उसे षटकोण चेहरे पर लटका दिया। उसकी मनोदशा ऐसी थी मानो शाम की हवा किसी पसंदीदा फूलदार झाड़ी के आसपास खेल रही हो, उसे धीरे धीरे कभी इस ओर कभी उस ओर हिला रही हो, उसे एनिमेशन के लिए प्रेरित करने की आशा में। लेकिन कुसुम निश्चल बैठी खुली खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें परे कभी न खत्म होने वाली चांदनी गहराई में डूबी हुई थी। पति का दुलार उस पर से छूट गया। हेमंत ने अपनी पत्नी के दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें धीरे से हिलाते हुए कहा, कुसुम, तुम कहाँ हो? एक बड़ी दूरबीन के माध्यम से धैर्यपूर्वक खोजने पर तुम केवल एक छोटे से कण के रूप में दिखाई देंगी। ऐसा लगता है कि तुम बहुत दूर चली गई हो। ओ, मेरे करीब आओ प्रिय, देखो रात कितनी खूबसूरत है। कुसुम ने शून्य स्थान से अपनी आंखें अपने पति की ओर घुमाई और धीरे से कहा, मैं एक मंत्र जानती हूँ, जादुई शब्दों का एक समूह, जो एक ही क्षण में इस वसंत की रात और चंद्रमा को टुकड़ों में तोड़ सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं, हेमंत हंसे, प्रार्थना करें कि इसे न बोलें। यदि आपका कोई मंत्र सप्ताह के दौरान 3 या 4 शनिवार ला सकता है और रात को अगले दिन शाम 5 बजे तक बढ़ा सकता है, तो इसे हर तरह से बोलें। ये कहकर उसने अपनी पत्नी को थोड़ा अपने करीब लाने की कोशिश की। कुसुम ने अपने आप को आलिंगन से मुक्त करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं, आज रात मुझे वो सब बताने की इच्छा हो रही है जो मैंने मृत्युशैया पर ही प्रकट करने का वादा किया था। आज रात मुझे लगता है कि आप जो भी सजा दे, मैं सह सकती हूँ। मुझ पर प्रहार करो। हेमंत जयदेव के एक श्लोक का पाठ करके सजा का मजाक उड़ाने ही वाले थे, तभी गुस्से में चप्पलों की जोड़ी की आवाज तेजी से आती हुई सुनाई दी। वे उनके पिता हरिबर मुखर्जी के परिचित पदचिह्न थे और हेमंत, न जाने इसका क्या मतलब था, उत्साह में थे। दरवाजे के बाहर खड़ा हरिहर दहाड़ कर बोला, हेमंत, अपनी पत्नी को तुरंत घर से बाहर निकालो। हेमंत ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसकी विशेषताओं में आश्चर्य का कोई निशान नहीं पाया। उसने बस अपना चेहरा अपने हाथों की हथेलियों में छिपा लिया और अपनी आत्मा की पूरी ताकत और तीव्रता के साथ कामना की कि वो उसी समय शून्य में पिघल जाए। यह वही पपिया थी जिसका गाना दक्षिणी हवा के साथ कमरे में तैरता था और किसी ने नहीं सुना। पृथ्वी की सुंदरताएं अनंत है, लेकिन अफसोस, कितनी आसानी से हर चीज का आकार बिगड़ जाता है। बाहर से लौटकर हेमंत ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या ये सच है? ये है, कुसुम ने उत्तर दिया। आपने मुझे बहुत पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कई बार कोशिश की और मैं हमेशा असफल रही। मैं एक मनहूस औरत हूँ। तो फिर अब मुझे सब कुछ बताओ। कुसुम ने दृढ़तापूर्वक अविचल स्वर में अपनी कहानी बताई। वो आग के बीच नंगे पैर धीमे धीमे कदमों से चलती रही और किसी को नहीं पता था कि वो कितनी झुलस गई थी। अंत तक उसकी बात सुनने के बाद हेमंत उठकर बाहर चला गया। कुसुम को लगा कि उसका पति चला गया है, फिर कभी उसके पास नहीं लौटेगा। यह उसे उतना अजीब नहीं लगा। उसने इसे रोजमर्रा की जिंदगी की किसी भी अन्य घटना की तरह स्वाभाविक रूप से लिया। आखिरी कुछ क्षणों में उसका मन इतना शुष्क और उदासीन हो गया था। शुरू से अंत तक केवल संसार और प्रेम ही उसे शून्य और दिखावटी प्रतीत होते थे। यहाँ तक कि पिछले दिनों उसके पति द्वारा उससे किए गए प्यार के विरोध की याद भी उसके होठों पर एक सूखी, कठोर, आनंदहीन मुस्कान लाती है, जैसे एक तेज क्रूर चाकू ने उसके दिल को काट दिया हो। वो सोच रही थी, शायद, कि वो प्यार जो किसी के जीवन को इतना भर देता है, जो अपनी ट्रेन में इतना स्नेह और भावना की गहराई लाता है, वो भी इतना दर्दनाक और एक पल के मिलन को इतना मधुर बना देता है, जो ऐसा लगता है अपने विस्तार में असीम और अपनी अवधि में शाश्वत, जिसकी समाप्ति की आने वाले जन्मों में भी कल्पना नहीं की जा सकती। यही वो प्रेम था
उसका सहारा इतना कमजोर था। जैसे ही पौरोहित्य इसे छूता है, आपका शाश्वत प्रेम मुट्ठी भर धूल में बिखर जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हेमंत ने उससे फुसफुसाकर कहा था, कितनी खूबसूरत रात है। वही रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वही यापिया अभी भी लड़खड़ा रही थी। वही दक्षिणी हवा अभी भी घूमने में बह रही थी, जिससे बिस्तर का पर्दा कांप रहा था। वही चांदनी खुली खिड़की के बगल वाले बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जैसे कोई सुंदर नायिका उल्लास से थकी हुई सो रही हो। ये सब अवास्तविक था। प्यार उससे भी ज्यादा झूठा था। अगली सुबह हेमंत रात की नींद हराम होने के कारण थके हुए और विचलित लग रहे थे। उन्होंने पीरी शंकर घोषाल के घर पर फोन किया। क्या खबर मेरे बेटे? पीरी शंकर ने उनका अभिनंदन किया। हेमंत ने बड़ी आग की तरह भड़कते हुए कांपती आवाज में कहा, तुमने हमारी जाति को अपवित्र किया है, तुम पर विनाश ला दिया है, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो और कुछ नहीं कह सका। उसे घुटन महसूस हुई। और आपने मेरी जाति की रक्षा की, समुदाय से मेरा बहिष्कार किया और स्नेह से मेरी पीठ थपथपाई। पीरी शंकर ने हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हेमंत की इच्छा थी कि उसका ब्राह्मण क्रोध पीरी शंकर को एक क्षण में भस्म कर दे, लेकिन उसके क्रोध ने केवल स्वयं को जला दिया। पीरी शंकर उनके सामने बेदाग और अच्छे स्वास्थ्य में बैठे थे। क्या मैंने तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचाया? टूटे हुए स्वर में हेमंत से मांग की। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, पीरी शंकर ने कहा। मेरी बेटी मेरी इकलौती संतान, उसने आपके पिता का क्या बिगाड़ा था? आप तब बहुत छोटी थी और शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। फिर सुनिए। अब आप अपने आप को उत्तेजित न करें। मैं जो कहने जा रही हूँ उसमें बहुत हास्य है संबंधित। जब मेरा दामाद नबाकांत मेरी बेटी के गहने चुराकर इंग्लैंड भाग गया था, तब तुम बहुत छोटे थे। तुम्हें शायद याद होगा कि 5 साल बाद जब वो बैरिस्टर बनकर लौटा तो गांव में कितना हंगामा हुआ था। या शायद तुम्हें पता नहीं था ये, जैसा कि आप उस समय कलकत्ता में स्कूल में थे। आपके पिता ने खुद को समुदाय का मुखिया होने का दंभ भरते हुए घोषणा की कि यदि मैं अपनी बेटी को उसके पति के घर भेजूंगा, तो मुझे उसे हमेशा के लिए छोड़ देना होगा और फिर कभी उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देनी होगी। मेरी दहलीज पार करो। मैं तुम्हारे पिता के चरणों में गिर गया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, भाई, मुझे एक बार बचा लो। मैं लड़के को गोबर निगलवाऊंगा और प्रायश्चितम समारोह से गुजरूंगा। उसे जाति में वापस ले लो। लेकिन तुम्हारे पिता जिद्दी बने रहे। अपनी ओर से मैं अपने इकलौते बच्चे को अस्वीकार नहीं कर सका और अपने गांव और अपने रिश्तेदारों को अलविदा कहते हुए मैं कलकत्ता चला गया। वहां भी मेरी परेशानियां मेरा पीछा कर रही थी। जब मैंने मेरे भतीजे की शादी की हर व्यवस्था के बाद आपके पिता ने लड़की वालों को भड़का दिया और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तब मैंने गंभीर प्रतिज्ञा की कि अगर मेरी नसों में ब्राह्मण रक्त की एक बूंद भी बहती है तो मैं अपना बदला लूंगा। आप समझते हैं अब कुछ हद तक बिजनेस ठीक हो गया है न? करें। जब मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा तो आपको मजा आएगा। ये दिलचस्प है। जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, आपके आवास के बगल में एक विप्रदास चटर्जी रहते थे। बेचारा अब मर चुका है। उनके घर में कुसुम नामक एक बाल विधवा रहती थी, जो एक कायस्थ सज्जन की निराश्रित अनाथ थी। लड़की बहुत सुंदर थी और बूढ़ा ब्राह्मण उसे कॉलेज के छात्रों की भूखी निगाहों से बचाना चाहता था। लेकिन एक युवा लड़की के लिए अपने बूढ़े अभिभावक की आंखों में धूल झोंकना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। वो अक्सर छत के ऊपर चली जाती थी, उसे सूखने के लिए कपड़े धोने के लिए लटका देना, और मेरा मानना है कि आपको अपनी छत ही अपनी पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त लगी। क्या आप दोनों ने अपनी अपनी छतों पर रहते हुए एक दूसरे से बात की थी? मैं नहीं बता सकता, लेकिन लड़की के व्यवहार ने संदेह पैदा कर दिया। बूढ़े आदमी का दिमाग। वो अपने घरेलू कर्तव्यों में बार बार गलतियां करती थी और पार्वती, विनाशक शिव की पत्नी की तरह अपनी भक्ति में लगी हुई धीरे धीरे भोजन और नींद का त्याग करने लगी। कुछ शामों को वो किसी की उपस्थिति में फूट फूट कर रोने लगती। सज्जन, बिना किसी स्पष्ट कारण के। आखिरकार उसे पता चला कि आप दोनों एक दूसरे को अक्सर छतों से देखते थे,
और यहाँ तक कि आप कॉलेज से अनुपस्थित होकर दोपहर के समय हाथ में किताब लेकर छत पर बैठते थे। आप दोनों इतने बड़े हो गए थे। अचानक एकांत अध्ययन की विप्रदास सलाह के लिए मेरे पास आए और मुझे सब कुछ बताया। चाचा, मैंने उनसे कहा, बहुत समय से आपके मन में बनारस की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा थी। अब बेहतर होगा कि आप ऐसा करें और लड़की को मेरे जिम्मे छोड़ दो। मैं उसकी देखभाल करूंगा। तो वो चला गया। मैंने लड़की को श्रीपति चटर्जी के घर में रखा, उसे उसका पिता बताकर। आगे जो हुआ वो आप जानते हैं। मुझे आज बहुत राहत महसूस हो रही है। आपको शुरू से ही सब कुछ बता दिया है। ऐसा लगता है यह एक रोमांस की तरह है ना? मैं इसे एक किताब में बदलने और इसे मुद्रित करने के बारे में सोचता हूँ। लेकिन मैं खुद लिखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। वे कहते हैं कि मेरे भतीजे में इस तरह की कुछ योग्यता है। मैं उससे इसे लिखवाऊंगा मेरे लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप उसके साथ सहयोग करेंगे, क्योंकि कहानी का निष्कर्ष मुझे इतनी अच्छी तरह से पता नहीं है। पियरी शंकर की समापन टिप्पणी पर अधिक ध्यान दिए बिना हेमंत ने पूछा, क्या कुसुम को इस विवाह पर कोई आपत्ति नहीं थी? ठीक है, पियरी शंकर ने कहा, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता है मेरे बेटे, महिलाओं का दिमाग कैसा होता है। जब वे नहीं कहती हैं तो उनका मतलब हाँ होता है। नए घर में स्थानांतरित होने के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान वो आपको न देख पाने के कारण लगभग पागल हो गई थी। आपको भी लगता है कि किसी तरह उसका नया पता मिल गया है, क्योंकि आप कॉलेज जाने के बाद अपना रास्ता भूल जाते थे और इधर उधर भटकते थे। श्रीपति के घर के सामने आपकी आंखें बिल्कुल प्रेसिडेंसी कॉलेज की तलाश में नहीं लग रही थी, क्योंकि वे एक निजी घर की बंद खिड़कियों की ओर निर्देशित थी, जहां से कीड़े मकोड़ों और चांद से टकराए नवयुवकों के दिलों के अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता था। पहुंच, मुझे आप दोनों के लिए बहुत खेद हुआ। मैं देख सकता था कि आपकी पढ़ाई गंभीर रूप से बाधित हो रही थी और लड़की की दुर्दशा भी दयनीय थी। एक दिन मैंने कुसुम को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात सुनो मेरी बेटी। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और तुम्हें मेरी उपस्थिति में कोई विनम्रता महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम दिल से किसे चाहते हो। युवक की हालत निराशाजनक है भी। काश मैं तुम्हारा मिलन करा पाता। इस पर कुसुम अचानक रोने लगी और भाग गई। उसके बाद कई शामों को मैं श्रीपति के घर गया और कुसुम को अपने पास बुलाकर उससे तुम्हारे संबंध में चर्चा की और इस तरह मैं धीरे धीरे उसके शर्मीलेपन पर काबू पाने में सफल हो गया। जब मैंने कहा कि मैं शादी कराने की कोशिश करूंगा, तो उसने मुझसे पूछा, ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हें एक ब्राह्मण युवती के रूप में पेश करूंगा। काफी बहस के बाद उसने मुझसे ये जानने के लिए विनती की कि क्या आप इसे स्वीकार करेंगे। क्या बकवास है, मैंने उत्तर दिया। लड़का तो बिल्कुल पागल है, उसे इन सभी जटिलताओं के बारे में बताने का क्या फायदा। समारोह सुचारू रूप से संपन्न हो जाए और फिर अंत भला तो सब भला। विशेषकर चूंकि इसके कभी भी लीक होने का जरा भी खतरा नहीं है, तो किसी साथी को जीवन भर के लिए दुखी करने के लिए रास्ते से क्यों हटे। मुझे नहीं पता कि इस योजना पर कुसुम की सहमति थी या नहीं। कभी वो रोती थी, कभी चुप रहती थी। अगर मैं कहता चलो छोड़ देते हैं, तो वो बहुत बेचैन हो जाती। जब बात यही की होती, बताओ, मैंने श्रीपति को तुम्हारे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा था, तुमने बिना एक पल की झिझक के सहमति दे दी। सब कुछ तय हो गया। दिन तय होने से कुछ समय पहले कुसुम इतनी जिद्दी हो गई कि मुझे उसे फिर से लाने में सबसे बड़ी कठिनाई हुई। इसे छोड़ दो चाचा, उसने मुझसे लगातार कहा। तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मूर्ख बच्चे हो। मैं उसे डांटा। अब जब सब कुछ तय हो गया है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? उसने विनती करते हुए कहा, अफवाह फैला दो कि मैं मर गई हूँ। मुझे कहीं दूर भेज दो। तब उस युवक का क्या होगा? मैंने कहा, वो अब खुशी के 7वें आसमान पर है। उम्मीद कर रहा है कि उसकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा कल पूरी होगी, और आज आप चाहते हैं कि मैं उसे आपकी मृत्यु की खबर भेजूं। इसका परिणाम ये होगा कि कल मुझे ऐसा करना चाहिए था। उसकी मृत्यु का समाचार तुम्हें लिए
और उसी शाम तुम्हारी मृत्यु की सूचना मुझे दी जाएगी। क्या तुम कल्पना करते हो, बच्चे, कि मैं अपनी उम्र में एक कन्या हत्या और एक ब्राह्मण हत्या करने में सक्षम हूँ? अंततः शुभ क्षण में विवाह का सुखद जश्न मनाया गया और मुझे अपने ऊपर आए एक बोझिल कर्तव्य से मुक्ति महसूस हुई। उसके बाद क्या हुआ, आप बेहतर जानते हैं। क्या आप हमें अपूरणीय क्षति पहुंचाने के बाद रुक नहीं सकते थे? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद हेमंत फूट पड़े। अभी क्यों बताया राज? अत्यंत संयम के साथ प्यारी शंकर ने उत्तर दिया। जब मैंने देखा कि आपकी बहन की शादी के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं, तो मैंने खुद से कहा, ठीक है, मैंने एक ब्राह्मण की जाति को अपमानित किया है, लेकिन वो केवल एक भावना से था, कर्तव्य का। यहाँ एक और ब्राह्मण की जाति खतरे में है और इस बार इसे रोकना मेरा स्पष्ट कर्तव्य है। इसलिए मैंने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि मैं ये साबित करने की स्थिति में हूँ कि आपने एक शूद्र की बेटी को अपनी पत्नी बना लिया है। भारी प्रयास से खुद को नियंत्रित करते हुए हेमंत ने कहा, इस लड़की का क्या होगा जिसे मैं अब छोड़ दूंगा? क्या आप उसे भोजन और आश्रय देंगे? मैंने वही किया जो मुझे करना था, प्यारी शंकर ने शांति से उत्तर दिया। दूसरे लोगों की त्यागी हुई पत्नियों की देखभाल करना मेरे कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। क्या वहाँ कोई है? बर्फ के साथ हेमंत बाबू के लिए एक गिलास नारियल का दूध ले आओ। और कुछ पेन भी। हेमंत उठे और इस शानदार आतिथ्य की प्रतीक्षा किए बिना ही प्रस्थान कर गए। ये चंद्रमा के अस्त होने की 5वीं रात थी और रात अंधेरी थी। कोई पक्षी नहीं गा रहा था। टैंक के पास का लीची का पेड़ पृष्ठभूमि पर कुछ कम गहरे रंग की स्याही के धब्बे जैसा लग रहा था। दक्षिणी हवा अंधेरे में नींद में चलने वाली की भांति अंधेरे में घूम रही थी। आकाश में तारे सतर्क, बिना पलके झपकाए, अंधेरे को भेदने की कोशिश कर रहे थे, किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश में। शयन कक्ष में कोई रोशनी नहीं चमकी। हेमंत खुली खिड़की के पास बिस्तर के किनारे बैठा हुआ था और अपने सामने अंधेरे को देख रहा था। कुसुम फर्श पर लेट गई, अपने दोनों हाथों से अपने पति के पैरों को पकड़ लिया और अपना चेहरा उन पर टिका दिया। समय एक महासागर की तरह शांति में डूबा हुआ खड़ा था। अनंत रात की पृष्ठभूमि पर भाग्य ने हमेशा के लिए यह एक ही चित्र चित्रित किया था, हर तरफ विनाश, इसके केंद्र में न्यायाधीश और उसके चरणों में दोषी। चप्पलों की आवाज फिर सुनाई दी। दरवाजे के पास आकर हरिहर मुखर्जी ने कहा, तुम्हारे पास काफी समय हो चुका है, मैं तुम्हें और अधिक की अनुमति नहीं दे सकता। लड़की को घर से बाहर कर दो। जैसे ही कुसुम ने ये सुना, उसने जीवन भर के पूरे उत्साह के साथ अपने पति के पैरों को गले लगा लिया, उन्हें चुंबनों से ढक दिया और आदरपूर्वक अपना माथा उनसे छूते हुए खुद को वापस ले लिया। हेमंत उठा और दरवाजे की ओर चलकर बोला, पिताजी, मैं अपनी पत्नी को नहीं त्यागूंगा। क्या? हरिहर ने गर्ज कर कहा, क्या आपकी जाति चली जाएगी, सर? मुझे जाति की परवाह नहीं है, हेमंत का शांत उत्तर था। तो फिर मैं भी त्याग करता हूँ। उद्धर